आज हम रसायन विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बायोलॉजी का लेक्चर ऑलरेडी ले रहा हूँ। वो बायोलॉजी और रसायन विज्ञान ये दोनों ही पैरेलली चलते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान के बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। रसायन विज्ञान तो पहले आपको पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और ये रसायन विज्ञान है क्या। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वहाँ शाखा है जिसमें हम पदार्थों की गुण, उनकी संरचना, उनकी संगठन तथा उनके उपयोगों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनका क्या औषधि यूज है, क्या मेडिकली यूज है, क्या फिजिकली यूज है, क्या रासायनिक यूज है, इन सब का रसायन विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ वहाँ किन कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है, उसके अंतर्गत कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने वहाँ तत्व है कि यौगिक है कि या मिश्रण है, इन सब चीज़ों का अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। वहाँ किसमें विलय है, किसमें विलय नहीं है, वहाँ किससे क्रिया कर सकता है, किससे क्रिया नहीं कर सकता है, वहाँ विषैली है कि अविषैली है, इन सब गुणों का अध्ययन रसायन विज्ञान में करते हैं। तो रसायन विज्ञान का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो किस तरीके से दिया जा सकता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वहाँ शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन, उपयोग तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान, रसायन यानी केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है जो कि कहाँ की भाषा, प्राचीन मिस्र की भाषा है जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, कीमिया का अर्थ है काला रंग और कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। इससे पहले मैंने जब बायोलॉजी का जब लेक्चर 1 लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, जो साइंस शब्द की उत्पत्ति है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ है और जो बायोलॉजी शब्द है वहाँ ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आपको ये तीनों याद रख रहे हैं। केमिस्ट्री मिस्र भाषा का शब्द है से उत्पत्ति हुई है, वही बायोलॉजी का शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है और विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से साइंटिया शब्द से हुई है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का जनक लेवसियल को कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवसियल। भारतीय रसायन विज्ञान का जनक प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी को बोला जाता है या कहा जाता है। भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कौन है? प्रफुल्ल चंद्र या पीसी चंद्र रॉय। इन्हें पीसी चंद्र रॉय को मर्क्यूलस नाइट्रेट, ठीक है, मर्क्यूलस नाइट्रेट व अमोनियम नाइट्रेट का संश्लेषण किया था। इन्होंने पीसी चंद्र रॉय ने मर्क्यूलस नाइट्रेट की खोज की थी, साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट, जिस अमोनियम नाइट्रेट, तो इनके नाइट्रेट के संश्लेषण करने के कारण इन्हें द नाइट्रेट मैन, ठीक है, द नाइट्रेट मैन किसे कहा जाता है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय को बोला जाता है। नीचे मैंने कुछ नोट्स लिखा है, कुछ विज्ञान यानी कुछ नेम लिखे हैं शास्त्रियों के, उनका संबंध किस फील्ड से है वो भी लिखा है। तो जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक या भूगोल का जनक अरस्तु को माना जाता है। या ये जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, ये भूगोल विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जबकि आधुनिक भूगोल का जनक इलेटोस्टेनीज है। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोपेस्टर है। चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस। ग्रह की गति का नियम, ठीक है, ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। सभी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यहाँ कोपरनिकस ने कहा था। अब आगे देखते हैं केमिस्ट्री में।
तो रसायन विज्ञान की मूलभूत जानकारी ही बताएंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी बेसिक ही क्लास चल रहा है, आने वाली क्लास में इसका लेवल धीरे धीरे हाई होगा, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे रसायन विज्ञान में तब तक हमें जो हायर लेवल की जो क्वेश्चन हैं उनको समझने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो लो लेवल से हाई लेवल की तक हम जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे द्रव या मैटर, या इसी द्रव को क्या बोला जाता है, पदार्थ। वस्तु पदार्थ से बनी होती है और पदार्थ द्रव से बने होते हैं। वस्तु पदार्थ से बनी होती है और पदार्थ द्रव से बने होते हैं। सभी पदार्थों का द्रव्यमान होता है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है वहाँ द्रव कहलाती है, या इसी को पदार्थ या मैटर कहा जाता है। बेसिकली क्या डेफिनेशन, कोई भी वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान हो। ठीक है, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पदार्थ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वहाँ जो स्थान घेरती है, यहाँ स्थान ने किसी भी फॉर्म में घेर सकती है, ठोस के फॉर्म में घेर सकती है, लिक्विड के फॉर्म में घेर सकती है, या आयन या गैस के रूप में स्थान घेर सकती है। तो उन्हें द्रव कहा जाता है। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे एक ठोस में पदार्थ लूँगा, लकड़ी का टुकड़ा लूँगा, तो वहाँ कई सूक्ष्म, जब मैं उसका अध्ययन करूँगा, सूक्ष्मदर्शी से देखूँगा तो उनमें कई सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं वे। तो क्या दिखाई देगा, ये उसमें बड़े सूक्ष्म कण दिखाई देंगे जो एक दूसरे के से गति करते रहेंगे। ठीक है, ठोस में भी वहाँ एक दूसरे से गति करते, लेकिन उनकी जो गति करने की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है, जिसके कारण वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं। लेकिन वही द्रव में देखूंगा या गैस में देखूंगा तो यहाँ जो गति जो रहती है वहाँ काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहती है। तो द्रव क्या होते हैं, द्रव सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। वे निम्न चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वे सभी क्या कराते हैं, मैटर कराते हैं, या द्रव कराते हैं, या पदार्थ कराते हैं। प्राचीन जब भारतीय शास्त्री थे उनका मानना था कि हमारा शरीर या इस संसार में कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, कोई भी तत्व है, वहाँ 5 चीज़ों से मिलकर बना है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, वायु से संबंध गैस से था, पृथ्वी से संबंधित मिट्टी से था या खनिज लवण से। ठीक है, मिट्टी से संबंधित मिट्टी और खनिज लवण से संबंधित था पृथ्वी का। जल का संबंध जल से ही, वाटर, लिक्विड जितने फॉर्म है उनसे जल का संबंध था। अब सभी पदार्थ, इसमें एक नोट्स लिखा हूँ कि सभी पदार्थ द्रव हैं परंतु सभी द्रव पदार्थ नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ढूंढ के बताएंगे कि सभी पदार्थ तो द्रव हैं लेकिन सभी द्रव पदार्थ नहीं होते हैं। तो पदार्थ और द्रव में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द्रव की अवस्था देखेंगे। द्रव को मुख्यतः 2 आधार में वर्गीकृत किया गया है। पहला भौतिक आधार, जिसमें उनके ठोस, द्रव और गैस के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बाद में 2 अन्य पदार्थ की 2 अन्य अवस्था तथा 2 अन्य भौतिक अवस्था की खोज हुई, जिसमें प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट था। वही रासायनिक आधार पर द्रव का या पदार्थ का जो वर्गीकृत किया गया था वहाँ तत्व के आधार पर किया गया था, या एलिमेंट यौगिक के आधार पर यानी कंपाउंड के आधार पर, मिश्रण यानी मिक्सचर के आधार पर किया गया था। अब आगे देखते हैं। आगे के स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये फिजिक्स का पोर्शन है लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जीकल जो आने वाले जो पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा होगा। तो द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये घनत्व, इन चीज़ के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी पदार्थ में द्रव की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं
और किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो रहता है वो सदैव निश्चित होता है, चाहे यहाँ पृथ्वी में जो उसका किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो रहेगा वहाँ अंतरिक्ष में कहीं पर भी मंगल ग्रह में या मंगल या चंद्र ग्रह में रह जाएंगे तो वहाँ पर भी उसका जो द्रव्यमान होगा उस पदार्थ का वहाँ एक निश्चित होगा। तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या रहता है, निश्चित होता है। उसको गैस में रखो या निर्वात में रखो, यानी जहाँ पर गैस नहीं है वहाँ पर भी रखो वहाँ पर भी उसका मान निश्चित होता है। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि द्रव्यमान और भार। ठीक है, द्रव्यमान और भार जो रहता है यानी वेट, दोनों ही डिफरेंस है, दोनों को एक ही मत समझिएगा, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। भार का डायरेक्ट अर्थ होता है बल से है, ठीक है, फोर्स से उसका संबंध है। तो द्रव्यमान की जो इकाई होती है वहाँ केजी है। आयतन किसी वस्तु के द्वारा घेरी गई स्थान को ही आयतन कहते हैं, जिसकी इकाई मीटर क्यूब होती है। घनत्व प्रति इकाई घनत्व का द्रव्यमान, प्रति इकाई घनत्व का द्रव्यमान, यानी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान डिवाइड बाई आयतन। इसकी यूनिट क्या होगी, द्रव्यमान की यूनिट केजी है, आयतन की यूनिट मीटर क्यूब है, तो द्रव्यमान की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है। अब हमने भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण देखा था, ठोस के आधार पर की देखा था, द्रव में देखा था और गैसीय अवस्था में देखा था। ठीक है, अब इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है उस पर भी अध्ययन करते हैं। तो ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ, इन तीनों का मैंने एक टेबल फॉर्म में लिखा है और तीनों में उनमें कंपैरिजन की है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आयतन और उनका आकार दोनों ही निश्चित होता है जब तक उसमें कोई बाहर बल ना लगाए। ठीक है, बाहर बल जब लगाएंगे तो उनका आयतन तथा उनका आकार चेंज किया जा सकता है। वही द्रव पदार्थ, इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका जो आकार जो रहता है वह अनिश्चित होता है। वही गैसीय पदार्थ का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होगा। द्रव पदार्थ का या लिक्विड का जो रहेगा आयतन तो निश्चित होगा लेकिन उनका आकार अनिश्चित होता है। गैसीय पदार्थ का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखा हूँ, जो ठोस पदार्थ का है उसमें देख रहा हूँ गोला गोला है और काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। द्रव पदार्थ में थोड़ा दूर में है वह, और लिक्विड पदार्थ में जो है वह कुछ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ यानी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस में यानी दूर दूर में है। तो इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, वही द्रव पदार्थ की जो अवयवी कणों की जो दूरी होती है, बीच की दूरी अपेक्षा की ठोस से कम होती है और सबसे कम गैसीय पदार्थ में होती है। ठोस पदार्थ में तीसरा अंतर देखते हैं। ठोस पदार्थ में अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, अंतरा आणविक बल। ठोस पदार्थ की जो अवयवी कण होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे अंतरा आणविक बल बोला जाता है। यहाँ जो आकर्षण बल है ठोस पदार्थ में सर्वाधिक होता है, द्रव में उस ठोस से कम होता है और सबसे कम गैसीय पदार्थ में होता है। अवयवी कणों में लेखी गति नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इनको गति करने अगर होना है तो इनको बाह्य बल की आवश्यकता होती है। वही लेखी गति द्रव पदार्थ में कम होती है और सबसे ज़्यादा जो लेखी गति होती है और गैसीय पदार्थों में होती है। अब नेक्स्ट अंतर देखते हैं। तो यहाँ इसमें जब लेखी गति नहीं होगी, इसका आयकर ठोस पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होगा, तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होंगे, ठोस पदार्थ होंगे, और उससे कम स्थायी द्रव, और उससे कम सबसे कम जो स्थायी होगा वहाँ गैसीय पदार्थ होगा। ठोस, और इस एक चीज़ और याद रख रहे हैं कि ठोस पदार्थ में संपीड़न नहीं होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट हम अब देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन देखेंगे। किसी ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में चेंज, या ठोस का डायरेक्ट गैस में परिवर्तन, या गैस से ठोस में परिवर्तन, तो उनको क्या नाम दिया जाता है, इन पर भी देखेंगे। कोई ठोस पदार्थ द्रव में कन्वर्ट होता है। ठोस पदार्थ का द्रव में कन्वर्ट होना
पिघलना कराता है या मेल्टिंग होना कराता है, वही द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थ में परिवर्तन होना वाष्पन या वेपराइजेशन कराता है। ठीक है, ठोस का, अगर ठोस कोई ठोस पदार्थ है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, बर्फ़ का देता हूँ। बर्फ़ कैसे रहता है? ठोस रहता है, वहाँ पिघलता है, तो पिघलने के बाद किस में आता है? लिक्विड फॉर्म में आता है। अब लिक्विड को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उबाला जाता है तो वहाँ वाष्पशील होकर गैस में परिवर्तन होने लग जाता है। अब कोई गैसीय पदार्थ का डायरेक्ट, ठीक है, द्रव में ना बदल के डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित होगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। किसी गैसीय पदार्थ का डायरेक्ट द्रव में ना परिवर्तन होकर डायरेक्ट ठोस पदार्थ में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। वही ठोस पदार्थ से लिक्विड फॉर्म में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट गैसीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाना ऊर्ध्वापातन। ठीक है, इस वर्ड को तो आप अच्छे से याद रखिए, ऊर्ध्वापातन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी आता है कि ऊर्ध्वापातन क्या है? किसी ठोस पदार्थ का उसके लिक्विड की फॉर्म में ना कन्वर्ट होके डायरेक्ट गैसीय पदार्थ में कन्वर्ट होना, यानी गैसीय किसी पदार्थ में परिवर्तित होना, वाली प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड जैसे इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसका उल्टा देखते हैं, किसी द्रव का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाएगा? हिमीकरण। ठीक है, हिमीकरण नाम से ही समझ आ रहा है, हिमी यानी ठंडा करना। ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ का ठोस में परिवर्तन होना हिमीकरण कराता है। किसी गैसीय पदार्थ का लिक्विड में बदलना संघनन कराता है या कंडेंसेट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि किसी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना संघनन कराता है या कंडेंसेट कराता है। अब जो ऊर्ध्वापातन जो हमने पढ़ा उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका प्रतीक चिन्ह आई होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। और इसके ऊर्ध्वापातन के और क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? एक तो एग्जाम्पल हो गया आयोडीन हो गया, दूसरा हो गया अमोनियम क्लोराइड हो गया, तीसरा कपूर, चौथा नाइट्रेटिन और सूक्ष्म बर्फ। ठीक है, सूक्ष्म बर्फ जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। ये ऊर्ध्वापातन के जो एग्जाम्पल है आपको उसका के नाम याद रखने हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नाइट्रेटिन, सूक्ष्म बर्फ। हमने पदार्थ के 3 अवस्था के बारे में अध्ययन कर लिया है, ठोस, द्रव और गैस। अब इसके अतिरिक्त 2 अन्य अवस्था की बाद में खोज हुई, जिसमें एक प्लाज्मा है और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा, हम जब बायोलॉजी जब पढ़े थे तो वहाँ पर प्लाज्मा जो रक्त से संबंधित, हमारे रक्त में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा यहाँ अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजी का मत लगा देना कि प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म वाला होता है, चीनी उसमें ज़्यादा मिली रहती है, ये सब मतलब। यहाँ प्लाज्मा से तात्पर्य अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। प्लाज्मा सूरज के प्रकाश में पदार्थ के रूप में होता है। यहाँ प्लाज्मा का यूज कहाँ होता है उसको भी देख रहे थे। प्लाज्मा फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह आयनीकृत होकर चमकने लगते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ये सत्येंद्रनाथ बोस वही है किसके शिष्य हैं? प्रफुल्ल चंद्र लोय। ठीक है, भारतीय रासायनिक विज्ञान का जनक जिसे कहा जाता है पीसी लोय। उनके शिष्य थे सत्येंद्रनाथ बोस।
अब सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन ने इसकी खोज की थी, तो इसी के नाम पर इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा। तो इसको इन्होंने किस तरीके से इसको डेवलप किया था, इसको भी देखते हैं। कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर जब ठंडा किया जाता है, किस गैस को, कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान में जब ठंडा किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। आगे की क्लास को पढ़ने से पहले आपको दो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, और यह जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज भी हुई है, एक गलनांक और दूसरा क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक क्या है उसको भी देखते हैं। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है और इसको क्या है, इसको भी देखते हैं। गलनांक वहाँ तापमान जिसमें पदार्थ ठोस से द्रव, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मेल्टिंग पॉइंट वहाँ तापमान जिसमें पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, उससे उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। वही क्वथनांक क्या होता है, वहाँ तापमान जिसमें पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित होता है। अगर बर्फ़ या जल के एग्जांपल से मैं समझाऊं, जो बर्फ़ है 0 डिग्री में क्या होता है, जैसे 0 डिग्री से थोड़ा सा भी चेंज हुआ, यानी थोड़ा सा बढ़ा या 0 ही डिग्री में वहाँ पिघलना स्टार्ट हो जाता है। बर्फ़ जो बर्फ़ रहता है वहाँ 0 डिग्री में पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और 100 डिग्री, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठोस से द्रव में आ गया। अब जब उसको 100 डिग्री में, ठीक है, जल को जब 100 डिग्री में गर्म किया जाता है, तो वहाँ उबलने यानी गैस में या वाष्प में बदलने लग जाता है। वहाँ उसका क्या है, क्वथनांक पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट है। आगे की क्लास में हम जो पदार्थ की जो अवस्था थे उसके रासायनिक अवस्था या रासायनिक आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है पदार्थ को, उसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि तत्व और यौगिक और मिश्रण के बारे में हम अध्ययन करेंगे।